मैं हूँ डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन, विच इज़ द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बाद आज हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड एंड कंट्रोल ऑर्गन है होल बॉडी के लिए। बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए जो एक कमांड सेंटर है या एक हेड क्वार्टर्स जिन सारों को वो कंट्रोल करते हैं, जिन सारों को वो कोऑर्डिनेशन में रखते हैं, जब सारे फंक्शंस एक अपने ही सीरीज में परफॉर्म होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की वजह से हैं। तो ब्रेन जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं। तो आज हम आपको ब्रेन के बारे में बताएंगे कि ब्रेन किस तरह से काम करते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन जो हमारा है वो ब्रेन के ऊपर होगा। तो ब्रेन आज हम आपको बताएंगे कि ब्रेन क्या है, इसके फिजियोलॉजिकल पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और दूसरा ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं, जिस तरह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ब्लड ब्रेन बैरियर है और इसी तरह से मेनिंजेस हैं, ये इनको भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या करते हैं और किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन की प्रोटेक्शन में या ब्रेन की नॉर्मल मैकेनिज्म होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि दिमाग, जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में दिमाग, जो है वो किस तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं और वो फंक्शन किस तरह से करते हैं। ब्रेन की तरफ जाने से पहले एक शॉर्ट समरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है उस हवाले से कि जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल मींस जो कि एक सेंटर है, जो कि कमांड, जो हम लोग कहते हैं कि कमांड सेंटर, जिसके अंदर ब्रेन एक ऑर्गन आ जाता है और दूसरे इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। दिमाग एक किसके अंदर आ जाते हैं और दूसरे जो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी इसके अंदर आ जाती हैं, जो टंग में प्रेजेंट होती है। सेकंड हमारे पास जो इसकी पार्ट है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स हैं। तो उसके दो टाइप्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। एक हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। इनको हम लोग इनकी जो डिफरेंसेस हैं वो हम लोग आगे डिटेल में बताएंगे कि इन दोनों की क्या डिफरेंसेस हैं। जो यहाँ पर मैं ब्रीफली बताता हूँ कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, नाम से जाहिर है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहे होंगे, जिसमें बॉडी जो है वो अनवॉलंटरीली वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। जबकि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो वॉलंटरी सिस्टम है, मतलब वो हमारे इख्तियार में है। अगर हम चाहते, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अब यूरिनेशन जो है, यूरिनेशन अगर हम लोग पास करते हैं तो ये मैक्सिमम हद तक हमारे इख्तियार में होती है यूरिनेशन की, हम पास करना चाहें या नहीं करना चाहें, अब ये हमारे इख्तियार में। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जो मूवमेंट है, आप लेग्स की मूवमेंट करवाते हैं तो ये लेग्स की मूवमेंट करते हैं तो ये आपके इख्तियार में है, आप चल फिर रहे हैं या ना चल फिर रहे हैं, आप आराम से बैठ जाएं, तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें ऑटोनॉमिक फंक्शन, जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट है, हार्ट रेट हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर हम उनको हमारे इख्तियार में करेंगे और हम उनको गलती से अगर कभी हम लोग उसको स्टॉप कर दें हार्ट रेट को, तो बंदे ही स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह ब्रीथिंग रेट है, इसी तरह बाकी ब्लड प्रेशर वगैरह है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं। जिसके फिर आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम है, और दूसरा हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। सिंपैथेटिक जो है वो इमरजेंसी में काम करते हैं, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक हैं वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के दौरान काम करते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम दो के, तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि दो मेन ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं, और वो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको क्लियर नजर आ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह आप देखेंगे, अब इसमें दो मेन ऑर्गन जो है वो सिर्फ इन्वॉल्व है। एक हमारे पास ब्रेन है, इसके हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से ये। तो और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं है इन्वॉल्व। इसमें जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, चाहे वो हैंड्स की तरफ हो, उंगलियों की तरफ हो, चाहे वो थ्रू आउट द बॉडी जो ऑर्गन है उनकी तरफ हो, चाहे वो लेग्स की तरफ हो, जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस ब्रेन बॉडी की तरफ लेके जाएंगे या बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे, वो सारे के सारे नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, जो कि क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट होकर बॉडी में जाते हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर बॉडी में जाते हैं। और ये दोनों नर्व जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं।
जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दो ऑर्गन्स आ जाते हैं उसके अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि क्योंकि हम आज हमारा टॉपिक है ब्रेन, तो ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आ जाता है। तो ये हम आपको आज डिटेल से बताएंगे। ब्रेन जो है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन आ जाता है, दूसरे इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आ जाते हैं, जो कि ब्रेन के ब्रेन स्टेम के पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। और दूसरा जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट कम्युनिकेट द ब्रेन with the throughout the body या peripheral nervous system through different nerves के साथ उनको या spinal nerves के साथ एक communication create करवाती है। तो सबसे पहले ब्रेन की तरफ हम मूव करते हैं, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। ब्रेन जो है वो उनके अगर हम लोग वेट देख लें तो वो अप्रोक्सीमेटली 1300 ग्राम एक एवरेज इंडिविजुअल एडल्ट इंडिविजुअल का वेट है ब्रेन का, जो कि कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 1300 ग्राम ही हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरे है कि ब्रेन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है। इनको अगर ब्रेन को अगर 4 से 8 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, डिजीज़ हो या कोई भी मसला हो, कोई ब्लॉकेज वगैरह हो, तो जो ब्रेन के टिश्यूज़ है, डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स वगैरह हैं, वो उनकी डेथ हो सकती है, वो डेड हो सकते हैं वो टिश्यूज़। इसी तरह जो के पार्ट्स अगर हम देखें तो इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं ब्रेन के। एक जो है वो हमारे पास आ जाता है इसमें, एक हमारे पास सेरिब्रम आ जाता है, दूसरा हमारे पास जो डाइंसिफेलोन है वो है, थर्ड हमारे पास ब्रेन टेस्टम है, फोर्थ हमारे पास सेरिबेलम है। इन चारों पार्ट्स को हम लोग अभी ऑनवर्ड आज के लेक्चर में डिटेल से हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से फंक्शंस और क्यों परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की तरफ या सेरिब्रम की तरफ, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं या सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग जो ब्रेन है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो हमें नजर आ रहे थे, जो कि वो ड्राई फ्रूट की शक्ल की तरह होते हैं, जो बेसिकली सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, जो कि पेयर्ड है, मतलब दो हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है और लेफ्ट जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। और इन राइट और लेफ्ट जो सुपीरियर पार्ट्स हैं इनको हम लोग हेमिस्फीयर्स कहते हैं। तो दो हेमिस्फीयर्स हैं और इनके अंदर जो है वो ये दो तरह के टिश्यूज से बने होते हैं, एक ग्रे मैटर है इनमें और एक व्हाइट मैटर। ऑन बेसिस ऑफ कलर हम उनको नाम देते हैं। एक ग्रे आउटर लेयर जो है वो ब्रेन का ग्रे मैटर है, जबकि जो इनर लेयर है या इनर पार्ट जो है वो उसका व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फिर आउटर व्हाइट मैटर होता है और इनर उसका फिर ग्रे मैटर होता है। जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं इसकी जो इसको फिर हम लोग फर्दर चार लोब्स में, चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास फ्रंटल लोब आ जाता है, दूसरा पैराइटल लोब है, ओसिपिटल लोब आ जाते हैं, फिर हमारे पास टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब वो लोब है जो कि बिल्कुल कानों के ऊपर जो प्रेजेंट है दोनों साइड में, ये टेम्पोरल लोब है। फ्रंटल वो लोब है जो बिल्कुल आइज के ऊपर जो लोब प्रेजेंट है, आइज के बिल्कुल ऊपर, ये माथे पे जो प्रेजेंट है, ये जो बोन्स होते हैं, ये जो एरिया है, इसको हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। और बिल्कुल जो बैक साइड ऑफ दी हेड पे जो प्रेजेंट है, जो बैक पे प्रेजेंट है बिल्कुल, इसको हम लोग ऑसिपिटल लोब कहते हैं। और जो सबसे जो टॉप ऑफ द हेड पे जो प्रेजेंट है, इस एरिया को हम लोग पैराइटल लोब कहते हैं। तो चार लोब से, एक जो कानों के साइड पे के ऊपर है टेम्पोरल लोब, दूसरा जो कानों जो आइज के ऊपर है या माथे पे, उसको हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। जो बिल्कुल हेड के ऊपर है वो पैराइटल लोब है, और जो बैक साइड ऑफ द हेड में है वो ऑसिपिटल लोब है। चार लोब्स में हम लोग इस सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं। जो सेरेब्रम के फंक्शंस इनको हम लोग लोब वाइज डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल लोब आ जाते हैं। फ्रंटल जो है उसमें थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट, इन फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं। ब्रेन जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ये जो फ्रंटल लोब है, जो माथे के ऊपर जो ब्रेन का एरिया प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब ये सेरेब्रम का पार्ट है। और ये क्या करते हैं कि ये एक तो थिंकिंग जो हम सोचते हैं इस बारे में इन्वॉल्व होती है, जो मेमोरी हम लोग बनाते हैं, चीज को मेमोराइज करते हैं, तो ये उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। बिहेवियर या जो लिम्बिक सिस्टम हम लोग जिसको कहते हैं, हम लोग आगे इसको भी इंशाल्लाह लेक्चर्स पे बनाएंगे। लिम्बिक सिस्टम जो कि बहुत ही बिहेवियर और लर्निंग से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सिस्टम है। तो बिहेवियर में जो है ये रोल इनको कंट्रोल करते हैं और मूवमेंट को भी कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो टेम्पोरल लोब है, ये तीन मेजर इसके फंक्शन है। एक हेयरिंग में इसका रोल है, दूसरा जो है वो लर्निंग में है एंड फीलिंग्स में है, और जो पैराइटल लोब है दैट इज इन्वॉल्व इन जो साइट है, बिल्कुल ऑसिपिटल लोब जो है जो साइट या जो विजन है,
जो आइस के थ्रू हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं उसमें ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व है। और उसके बाद फिर जो पैराइटल लोब है ये फिर लैंग्वेज एंड टच के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको फिर ये कंट्रोल करते हैं, उनको ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो उनके लिए पैराइटल लोब है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास डाइंसेफेलोन आ जाता है। डाइंसेफेलोन जो कि इंक्लोज्ड बाय द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर उनके नीचे या उनको जो डाइंसेफेलोन को कवर किया होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर ने, या सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे जो है वो डाइंसेफेलोन प्रेजेंट होते हैं, और जिनको हम लोग तीन पार्ट्स में जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि इसमें थैलेमस सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है, और फिर हमारे पास एपिथैलेमस आ जाता है। इसमें जो एपिथैलेमस है ये वो पार्ट ऑफ द डाइंसेफेलोन है जो कि लिम्बिक सिस्टम को कनेक्ट करते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये लर्निंग एंड जो बिहेवियर का सिस्टम है, लर्निंग का जो सिस्टम है या जो बिहेवियर का जो सिस्टम है उसको हम लोग लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो उस सिस्टम को बाकी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल जो कानों का सेंटर है, जो हेयरिंग सेंटर है, जो विजन सेंटर है, जो स्मेल सेंटर है, या बाकी जो सेंटर्स हैं उन सारों के साथ एपिथैलेमस जो है वो लिम्बिक सिस्टम को कनेक्ट करवाएगा। और जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस इनके भी काफी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह को भी कंट्रोल करता है। तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम आपको बता देंगे। इसमें सबसे पहले जो थैलेमस है इसको अगर हम लोग देखें तो दिस सराउंड्स द थर्ड वेंट्रिकल को सराउंड करती है, और थैलेमस एक्ट्स एज अ रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंपल्सेस। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि सेंसरी इंपल्सेस क्या है। हमने क्रेनियल नर्व्स वाले लेक्चर में, बल्कि डिफरेंट जो नर्व्स है उस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिटेल से सेंसरी नर्व्स बताए थे कि सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि बॉडी से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाएंगे, वो सेंसरी नर्व्स है। और उस मैसेज को हम लोग इम्पल्स कहते हैं या सेंसरी इम्पल्स कहते हैं। जो बॉडी से ब्रेन की तरफ जो मैसेज जा रहा है उसको हम लोग सेंसरी इम्पल्स कहते हैं। और वो जिसकी वजह से, और अब जो थैलेमस है ये एज ए रिले स्टेशन काम करता है फॉर सेंसरी इम्पल्सेस। इसके कहने का यहाँ पर रिले स्टेशन जो है इसका मतलब ये है कि रिले स्टेशन फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट टाइम किसी भी यूनिवर्सिटी पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपसे गार्ड वाला पूछेगा कि जी भाई आप किधर जा रहे हो, आप कहोगे कि मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ या किसी बंदे से मिल रहा हूँ, तो वो गार्ड पे वाला फिर आपको गाइड कर देगा कि आपने किस रूम में जाना है या किस से मिलना है, या आपने रिसेप्शन पे जाना है या कहाँ पे जाना है। तो वो गार्ड जो सेंटर है जो कि गेट के ऊपर है, या बैंक में जिस तरह गार्ड गेट के बाहर खड़ा होता है वो आपको बताता है कि आपने क्यों जाना है और आपको जगह बता दें कि किसके पास जाना है। तो वो जो गार्ड सिस्टम है वो बेसिकली रिले स्टेशन की तरह है या एक थैलेमस की तरह है। थैलेमस भी इसी तरह करते हैं कि बॉडी से जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, बेशक वो किसी भी ऑर्गन से आए, वो सबसे पहले अपने सेंटर पे जाने से पहले वो थैलेमस के पास आएंगे। थैलेमस उसको एनालाइज करेगा और देखेगा कि ये किस सेंटर का काम है। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त आप मेरे स्लाइड्स देख रहे हैं तो मतलब आपके जो ऑप्टिक सेंटर है वो एक्टिव होना चाहिए। तो आपके जो ये जो मैसेज है वो आपके आई से थैलेमस तक जा रहा है। थैलेमस जो है वो थैलेमस पर आके उस मैसेज को विजन सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं, या जो देखने वाला सेंटर है उसकी तरफ उस मैसेज को फिर आगे फॉरवर्ड करें। तो थैलेमस एक्ट्स एज अ रिले सेंटर, रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसरी इंपल्सेस। जितने भी सेंसरी इंपल्सेस हैं जो ब्रेन की तरफ जाने वाले इंपल्सेस उनके लिए एज अ रिले स्टेशन का काम करता है। फिर हमारे पास ट्रांसफर्स ऑफ इंपल्सेस को ट्रांसफर करते हैं टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि जो उनको इंटरप्रेट करेगा और उसमें फिर रिजल्ट जो है वो निकालेगा। तो ये थैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जितने भी मैसेजेस ब्रेन की तरफ जाते हैं सारे थैलेमस से ही गुजर के जाते हैं। फिर जो हाइपोथैलेमस है ये बीनीथ थैलेमस से प्रेजेंट होता है या अंडर द थैलेमस से प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इसमें हमारे पास इस तरह से है कि जो डिफरेंट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस है, जिस तरह बॉडी टेम्परेचर है, हीमोस्टेसिस में जिस तरह से ये इन्वॉल्व होते हैं, जो बुखार होता है लोगों को, तो अब वो बुखार जो है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है, ये ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब इस जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं मोस्ट कॉमन, जिस तरह पेनाडोल एक मेडिसिन है बुखार के लिए, हम लोग कहते हैं कि उससे बुखार जो है वो कम हो जाता है। वो क्या करता है कि पेनाडोल जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर से इंटर होकर ब्रेन में जाता है, ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस पेन के ये एक्ट करता है, जिससे ये टेम्परेचर को ये डिक्रीज करवा देते हैं, टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल करवा देते हैं। तो हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर मेंटेनेंस में या होमोस्टेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
फिर वाटर बैलेंस ये करता है, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं क्योंकि डिफरेंट पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेशंस जो है वो भी सिक्रीट करवाते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और स्लीप साइकिल और इमोशंस इन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस के। जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशंस हैं या जितने भी हार्मोन्स वहाँ से सेक्रेट होते हैं चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो तो उनको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उनके लिए हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस उनको कमांड करते हैं, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी बेसिकली हाइपोथैलेमस के नीचे या उसके बीनीथ जो है वो ब्रेन में ही प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड या ब्रेन के क्रेनियल एरिया में प्रेजेंट होता है। तो फिर हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है इसके आगे तीन फर्दर पार्ट्स है। एक जो है उसमें मिड ब्रेन है, दूसरा जो हमारे पास पोन्स है और फिर मिडुला है। मिडुला या मिडुला ऑब्लोंगेटा जिसको हम लोग कहते हैं। इस मिडुला के बाद फिर आगे से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फिर स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे जो ब्रेन स्टेम है ये क्या करता है कि इसके जो तीन पार्ट्स हैं अब इसके आगे जो है वो फिर मिडुला के आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। तो ये अटैच करता है ब्रेन को विद स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले काम तो इनका ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के दरमियान जो है वो कनेक्ट करता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेन स्टेम के जितने भी पार्ट्स हैं ऑल ऑफ देम ये मतलब ये तीनों के तीनों जो है दे एक्ट एज अ पाथवे फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। जो जितने भी मैसेजेस ब्रेन की तरफ जाते हैं और जितने भी मैसेजेस ब्रेन से बॉडी की तरफ जाते हैं, जितने भी मतलब सेंसरी इंपल्सेस हैं या मोटर इंपल्सेस हैं, उन सारों के लिए एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। इस मतलब कहने का ये कि जितने भी मैसेज ब्रेन की तरफ जाएंगे वो इसी से ब्रेन स्टेम से गुजर के जाएंगे। जितने भी मैसेज ब्रेन से बॉडी की तरफ जाएंगे वो इस ब्रेन स्टेम से गुजर के जाएंगे। ये पाथवे है फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। जिस तरह जो उसके बाद फिर ये थैलेमस मतलब इससे गुजर के फिर वो थैलेमस के पास जाएगी, थैलेमस फिर उसको अपने सेंटर की तरफ फिर भेजेगी। और ये डिफरेंट जो बॉडी पैरामीटर्स हैं जिस तरह ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, काफी सारे और भी पैरामीटर्स उन सारों को जो है ये कंट्रोल करते हैं। जो ब्रेन स्टेम है इसके हम लोगों ने जैसे मैंने पहले बताया कि इसके तीन बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन इसके अंदर आ जाता है। मिड ब्रेन जो है वो मोस्ट इनर फाइबर से बना होता है जो कि विजन एंड हेयरिंग में जो है ये रोल प्ले करते हैं। इस रिफ्लेक्स इन जो विजन और हेयरिंग के रिफ्लेक्सेस हैं उनके लिए एज ए रिफ्लेक्स सेंटर जो है ये काम करते हैं। दूसरा जो है ये पोन्स जो है वो सेरेबेलम एंड सेरेब्रम को कनेक्ट करता है और ये ब्रीथिंग जो ब्रीथिंग है उनको ये कंट्रोल करते हैं। ब्रीथिंग जो है उनके फंक्शंस को या ब्रीथिंग कम करवाना ज्यादा करवाना उस फंक्शंस को जो है ये कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास मिडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है जो कि एक लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है that merges into the spinal cord, जिसके बाद आगे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन थे कि एक तो ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, स्वेलिंग, वोमिटिंग, इन सारे के सारे पैरामीटर्स या फंक्शंस को ये मिडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये कंट्रोल करता है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो ब्रेन स्टेम के ओवरऑल जितने भी पार्ट्स हैं तो मैंने पहले भी बताया कि ये दे आर एक्ट एज अ पाथवे फॉर ऑल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मैसेजेस टुवर्ड्स द ब्रेन या टू अवे फ्रॉम द ब्रेन जो जा रहे होंगे। फिर हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ द ब्रेन आ जाता है जो कि सेरिबेलम है। सेरिबेलम के टू हेमिस्फेयर्स होते हैं। जिस तरह सेरिबेलम के दो हेमिस्फेयर थे लेकिन वो लार्ज साइज थे, इसके भी दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। ये सेरिबेलम है, इसके दो हेमिस्फेयर थे, एक ये है, दूसरा हमारे पास ये है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दो हेमिस्फेयर के दरमियान एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट, जिस तरह यहाँ पर ये येलो नजर आ रहा है, ये लेयर जो है वो प्रेजेंट है जिसको हम लोग वर्मिस कहते हैं, जो को वर्मिस लेयर हम लोग जिसको कहते हैं, वर्मिस हम लोग इसको कहते हैं। और मोस्टली जो सेरिबेलम है ये मोटर फंक्शंस यानी जो मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन में ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं कि जो खास फंक्शन के मोटर लर्निंग करते हैं। जो मोटर लर्निंग से मुराद के जो मूवमेंट बच्चे सीखते हैं तो वो सेरिबेलम के थ्रू सीखते हैं। या आप कोई भी हरकत नया हरकत आप सीखते हैं तो वो सेरिबेलम के थ्रू सीखते हैं। आप कोई एक्सरसाइज सीखते हैं जिसमें आप हरकत करते हैं तो वो सेरिबेलम के थ्रू हम सीखते हैं। तो मोटर लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, बॉडी पोजिशन को सेंस करता है जिसकी वजह से बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम भी बॉडी के बरकरार रखते हैं और फाइन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन भी ये करते हैं। जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन जो है ये डेवलप करके किया। अच्छा, जो ब्रेन है इसके हम लोगों ने चार पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े, लेकिन तीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ब्रेन जो है वो सपोर्ट रहता है या ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास मेनिंजेस है। मेनिंजेस जो है ये ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं या ब्रेन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसके तीन मेम्ब्रेन्स हैं। एक इसके पास हमारे पास डूरा मैटर है, फिर इसके बाद जो है वो
अरेक्नॉइड मैटर है, फिर पिया मैटर है। जो ड्यूरा मैटर है ये आउटर मोस्ट या आउटर जो लेयर है, जो कि ब्रेन का बिल्कुल आउटर लेयर है, वो उसको हम लोग ड्यूरा मैटर कहते हैं। अरेक्नॉइड जो है वो जो मिड वाली लेयर है उसको हम लोग अरेक्नॉइड कहते हैं, और जो बिल्कुल एंड वाली लेयर है या जो बिल्कुल जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग पिया मैटर कहते हैं। और जो सीएसएफ है जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन दी अरेक्नॉइड या सॉरी जो पिया और जो अरेक्नॉइड लेयर है, इन दोनों के दरमियान एक अरेक्नॉइडल स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर जो है वो जो सीएसएफ है या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो उस सब अरेक्नॉइडल स्पेस के अंदर प्रेजेंट हुआ होता है। और उस मतलब ये 3 लेयर्स हैं जो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्रेनियम की बोन आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो फिर स्किन आ जाते हैं, जो हमें ऊपर नजर भी आ रहा था, फिर स्किन आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट वो 3 बेसिक ये जो 3 लेयर्स हैं ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, इनको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है बेसिकली। फिर एक और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ब्रेन का जिसको हम लोग सीएसएफ कहते हैं। सीएसएफ जो है वो थ्रू आउट द ब्रेन के भी अराउंड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह यहाँ पर आप लोग नजर आ रहा होगा जो ब्लू जो है ये यहाँ पर जो है ये सीएसएफ है जिसके ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट है। और यही सीएसएफ जो है वो आगे जितने भी स्पाइनल कॉर्ड है उसके भी अराउंड उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। सीएसएफ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी से वो पानी निकालते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से पानी निकाला जाता है ताकि उसमें डिफरेंट जो बैक्टीरियाज या इन्फेक्शन है वायरल या बैक्टीरियल वो चेक करने के लिए या कोई और इस तरह की डिजीज फाइंड आउट करने के लिए जो है वो प्रॉपर एक मतलब वो काफी पेनफुल होता है जिसकी वजह से एनेस्थीसिया भी जो एनेस्थीसिया भी उसके लिए दिया जाता है। और जो लोकल एनेस्थीसिया और दूसरी ये है कि वो काफी पेनफुल भी रहता है और बहुत ही एक्सपर्टीज भी उसके लिए चाहिए। बंदा बिल्कुल जो अगर थोड़ी सी भी जो इंजेक्शन है वो अगर गलत जगह पे लग जाए तो नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, काफी ज्यादा उसका डिसएडवांटेजेस हैं उसकी। मैं उसकी ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, फिर कभी इंशाल्लाह उस पर लेक्चर बना देंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सीएसएफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और जो इसकी जो कंपोजिशन है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं, और कुछ सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके अंदर होते हैं। इन सारों कंपोनेंट्स की वजह से ये सारे फंक्शन जो है वो सीएसएफ प्रोवाइड करते हैं कि तो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ब्रेन के अंदर या क्रेनियम कैविटी के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर को ये बरकरार रखते हैं। अगर वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ब्रेन जो है वो दर्द फील होना हमें स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई और इस तरह के प्रॉब्लम जो आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो जो स्ट्रोक वगैरह या इस तरह के मसले भी फिर आ सकते हैं। इसी तरह जो ब्रेन उसको मॉइस्ट ये रखता है, और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इस तरह ग्लूकोज है या नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को। और दूसरे ये कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको भी ये रिमूव करते हैं। ब्रेन के अंदर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उनको भी ये रिमूव करेंगे जो सीएसएफ है। इस तरह का होता है कि जो सीएसएफ का भी एक प्रेशर होता है कि उस प्रेशर का डिफरेंट जो कलर्स हैं उनके हम लोग नोट करवाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है जिनके थ्रू जो है वो सीएसएफ का प्रेशर या जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो मॉनिटर किया जाता है पेशेंट्स का, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं। फिर एक और लेयर हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर है। 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक हम लोगों ने मेनिंजेस पढ़ा है, दूसरा हम लोगों ने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ा, तीसरा अभी हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको बी 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 भी कहते हैं, बी 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 ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक खास बैरियर है जो कि जिस टाइम पे ब्लड जो है वो ब्रेन में इंटर होगी, जो ब्लड वेसल्स हैं ये जिस टाइम पे ब्रेन में इंटर होती है, फॉर एग्जांपल ये अगर ब्रेन और यहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो ब्रेन की तरफ इंटर हो रही है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर एक जो ब्रेन में एंट्रेंस वाले एरिया है यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ होगा, एक रुकावट लगी होगी। उसको हम लोग इस बैरियर को हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। इस बैरियर को जो कि एक सिलेक्टिव चीजों को ये पास करवाएगा, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। जो सिलेक्टिव चीजें हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है या फिर बार्बिट्रेट्स, ग्लूकोज और इस तरह की चीजें जो है वो इससे पास हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो इससे पास नहीं हो सकते। जो लिपोफिलिक सब्सटेंसेस है वो इससे पास हो सकते हैं। इसीलिए जो ब्रेन के लिए मेडिसिन यूज होते हैं उनके भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो लिपोफिलिक मेडिसिन होनी चाहिए। अगर लिपोफिलिक ना हो वो मेडिसिन तो वो ब्रेन में इंटर नहीं हो सकती,
जिसकी वजह से वो फिर अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, सर पैरास्टामोल है। पैरास्टामोल जो है वो, अब पैरास्टामोल की जो एंटीपायरेटिक क्लास है, ये जो बुखार के खिलाफ जो मेडिसिन यूज होते हैं, उस क्लास में मोर देन 100 ड्रग्स जो है वो उस क्लास में अवेलेबल है। काफी सारे जेनरिक्स हैं उस क्लास के अंदर। तो अब उसमें अगर हम देखें, जो बुखार है उसके लिए मोस्ट कॉमनली या मोस्ट इफेक्टिव जो मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ पेनाडोल है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पेनाडोल जो है वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेनाडोल इजीली हाइपोथैलेमस तक पहुंच सकता है, और पेनाडोल जो है वो इजीली टेम्परेचर को कम करवा सकता है। तो वो हर वो चीज जो कि लिपोफिलिक नेचर है, वो हाइपोथैलेमस वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकते हैं, नहीं तो वो पास नहीं करेगी। ये डिफरेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ब्रेन के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये बेसिकली।